हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में इसका एनाटोमी, एम्ब्रायोलॉजी, फिजियोलॉजी और इससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं सारा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है? तो ये ब्राउनिश रेड कलर का होता है। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप आप देख रहे हैं, बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ होता है? जैसा कि आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये कहाँ पर है? बेस ऑफ द थ्रोट, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एडम एप्पल, जिसको लैरिंक्स बॉक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द विंड पंप। ठीक है, अब इसका जो मेन काम है ये क्या काम करता है? तो इसके जो हार्मोन्स है ना, तो कितने तरह के ये हार्मोन्स रिलीज करता है? तो 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, पैराथायरोक्सिन, दूसरा कैल्किटोनिन। ठीक है, तो इसके लोब कितने होते हैं? तो इसके लोब जैसा कि हम देख रहे हैं 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। और ये दोनों लोब एक दूसरे से अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट और लेफ्ट लोब है इसमें क्या होता है? 2 पेयर होते हैं, किसका? तो पैराथायराइड हार्मोन का। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 20 to 40 ग्राम। ये ज़्यादा नहीं होता है। अब ये देखेंगे कि ये जो थायराइड ग्लैंड है वो लड़कों में एज कंपेरिजन टू साइज लड़कों में बड़ा होता है या लड़कियों में? तो ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, ये फीमेल में कब ज़्यादा होता है? इसका फंक्शन कब ज़्यादा हो जाता है? तब जब जब वुमेन प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग हो। लैक्टेटिंग कहने का मतलब जब वो बच्चे को फीड कर रही हो। और कम कब हो जाता है? तो मेनोपॉज के बाद। ठीक है, चलिए अब इसका एम्ब्रायोलॉजी में आते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ये जो फोरामेन सिक्कम पाया जाता है, ये आप अगर देखना चाहेंगे कि फोरामेन सिक्कम कहाँ पे पाया जाएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड आर्क के बीच में पाया जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बहुत अच्छा से समझाया है डेवलपमेंट ऑफ थायराइड में। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक डक्ट जैसा चीज़ निकलता है और वो बाद में डिवाइड हो जाता है ऐसे 2 लोब में। ठीक है, तो ये जो डक्ट निकलता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है, ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है टंग, जस्ट बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पाल। और ये पास क्या करता है? टंग को पास करते हुए कहाँ तक आता है? नेक के पास आता है। और नेक में कहाँ पे? तो इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया तक आया, फिर ये 2 लोब में डिवाइड हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा? अब डेवलपमेंट हो रहा है, जा रहा है, तो कुछ तो होगा जो इसको डॉन डेवलपमेंट से रोकेगा जब ये नेक में आ जाएगा। हाँ, कौन रोकेगा? तो जब हम इंडोडर्मल पॉचेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखा था, क्या? यहाँ पर एक कॉडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स था। क्या था? कॉडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ नहीं है, बस फ्यूजन है किसका? तो 4th और 5th। किसका है 4th और 5th? पॉचेज का। इंडोडर्मल लाइनिंग से जो पॉचेज बनता है ना 4th और 5th, उसका ये क्या था? ये फ्यूजन था। ठीक है, ये क्या करेगा आगे जाके? इसके क्या ग्रोथ को लिमिट कर देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? थायराइड एलिमेंट जो आइडल साइड पे होता है वो ये क्या करता है? कौन सा? कॉडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स इसके ग्रोथ को लिमिट कर देता है और वो इसको नीचे जाने नहीं देता है। अलग अलग थ्योरी अलग अलग बातें बोलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है। तो कुछ थ्योरी बोलती है ना जी ये कॉडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स है, यही 2 लोब का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो मैं बिलीव करती हूँ उसके अनुसार क्या है? तो ये जो 2 लोब है, बाइलोब मास है, ये किसका है? तो थायरोग्लोसल डक्ट का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसकी एक एम्ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ना है? जो लेटरल थायराइड लोब है और कौन सा? जो कॉडल फेरिंजियल कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? तो पाराफोलिकुलर सेल बनाता है। क्या? पाराफोलिकुलर सेल बनाता है। और पाराफोलिकुलर सेल का क्या काम है? तो वो कैल्सिटोनिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये कब कौन से वीक में आता है ये जानने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले
क्या, तो पहले बना देती हूँ पिक्चर जिससे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, तो ये जो T3T4 सिंथेसिस होता है, T3T4 तो आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन है। तो T3 और T4 का फॉर्मेशन होगा, तो ये कब होता है, तो ये 12 वीक में होता है, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में। ठीक है, ये याद हो गया कब होता है, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है। जो थायराइड फॉलिकल, अब बताऊंगी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में कि थायराइड फॉलिकल क्या होता है। तो थायराइड फॉलिकल और या कोलाइडर का फॉर्मेशन कब होता है, तो 10th वीक ऑफ गेस्टेशन में। ठीक है, ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर बनता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कब होता है, 7 वीक में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो थायरोग्लोबुलिन, या थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी में बताऊंगी। तो इसका फॉर्मेशन होता है 4th वीक में। जो आयोडीन ट्रैपिंग होता है, जो आयोडीन ट्रैप करते हैं, आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो होता है 8 से 10 वीक में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो ये माइग्रेट करता है नॉर्मल लोकेशन पे, तो वो नॉर्मल लोकेशन के पर कब आता है, तो 8 से 10 वीक में वो अपने नॉर्मल लोकेशन पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाइपोथैलेमस जो इसको रेगुलेट करता है, वो हाइपोथैलेमस कब बनता है, तो 6 से 8 वीक में। ठीक है, अब जो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायरोसिन रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी को क्या कहेगा कि एक्टिवेट करेगा। तो पिट्यूटरी का कब होता है, 8 से 10 वीक में। अब पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हो गया, पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, थायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन कब होता है, 12 वीक में। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया ऊपर नीचे, याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तो हम जो सबसे कम वीक से सबसे ज़्यादा वीक तक होता है उसे लाइन वाइज लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइन वाइज। जो सबसे पहले बनता है वो क्या बनता है, तो थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस होता है। थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस कब हो जाता है, तो 4 वीक में। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पे बनता है वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कब बन जाता है, तो 6 से 8 वीक में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब थर्ड नंबर पे क्या बनता है, तो जो बाइलोब स्ट्रक्चर हुआ था वो बाइलोब स्ट्रक्चर बनता है कौन से वीक में, तो 7 वीक में। ठीक है, इतना याद हो गया, 7 वीक तक आ गए। अब आगे आते हैं, अब 7 वीक के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो माइग्रेट करता है, मतलब कि इसके बाद 7 वीक के बाद क्या हो जाएगा, 8 से 10 वीक में। तो 8 से 10 वीक में 3 काम होता है। पहला, माइग्रेशन, इसके लोकेशन पे जो नॉर्मल लोकेशन पे आ जाना, वो होता है नॉर्मल लोकेशन। ठीक है, और क्या होता है, तो पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हो जाता है उस समय तक। ठीक है, और क्या होता है, तो और होता है कि आयोडीन ट्रैपिंग, जो आयोडीन का ट्रैपिंग हो रहा है वो 8 से 10 वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो 3 चीज़ होता है, थायराइड अपने नॉर्मल लोकेशन पे आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, आयोडीन ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या का फॉर्मेशन होता है, 10 वीक आ गया। ठीक है, 10 वीक में क्या होता है, थायराइड फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या का, थायराइड फॉलिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कोलाइड फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब कितना वीक आया, तो 10 वीक तो ख़त्म हो गया। 10 वीक के बाद क्या आएगा, तो 12 वीक आएगा। 12 वीक में क्या क्या होता है, तो 12 वीक में 2 चीज़ होता है। एक तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा, T3 T4, और क्या होता है, THS का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका एम्ब्रायोलॉजी ख़त्म हुआ। अब इसके आते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, सारे फिगर गूगल से लिए गए हैं, तो इसमें टेंशन नहीं कीजिएगा कि ये सारे फिगर कहाँ से आए हैं, आप भी चाहें तो गूगल से ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ किसका, थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, जैसा कि हमें पता है थायराइड ग्लैंड क्या से बना हुआ है, तो फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल से बने हुए हैं। ठीक है, इसके थायराइड ग्लैंड के बीच में कौन सा होता है, ये जो है ये कौन सा एपिथेलियम है, तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर सेल कहा जाता है। तो बहुत सारे फॉलिकल से मिलके क्या बना है, थायराइड ग्लैंड बना है। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल है ये क्या से फील्ड है, तो ये जो फॉलिकल है ये फील्ड है क्या से, तो स्टिकी कोलाइड से। ठीक है,
जो फॉलिकुलर सेल है ये क्या से फिल्ड है, स्टिकी कोलाइड से। अब आ गया, इतना तो समझ में आ गया। इसके चारों तरफ क्या हैं, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। क्या, ब्लड कैपिलरीज। इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये जो ये फॉलिकल है उसके बगल में क्या क्या है, उसके बगल में बाहर में क्या क्या है, तो ये है पाराफोलिकुलर सेल। ये पाराफोलिकुलर सेल ही क्या का फॉर्मेशन करता है, तो ये कैल्किटोनिन का फॉर्मेशन करता है। क्या का, कैल्किटोनिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये फॉलिकुलर सेल है, ये क्या का फॉर्मेशन करता है, तो ये थायरोक्सिन T3 और T4 का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया। फिर से, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या से बना हुआ है, फॉलिकल सेल से बना हुआ है। फॉलिकल सेल क्या से, कौन से एपिथेलियम सेल उसमें होता है, तो इसमें होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल। जो बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कोलाइड कहते हैं, ठीक है। इससे इसके बीच से क्या जाता है, ब्लड कैपिलरीज जाते हैं, ठीक है। और इसके जो स्पेस रह जाता है उसमें एक ये क्या रहता है, पाराफोलिकुलर सेल रहता है, जो मेनली सी सेल कहलाता है, और ये कैल्किटोनिन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो ये फॉलिकुलर सेल है ये थायरोक्सिन या T3 T4 का फॉर्मेशन करता है। आशा है आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी समझ में आ गया। चलिए अब इसमें आते हैं, इसके हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक एक स्टेप करके ले जाएंगे जिससे आपको भी इजी लगे। सबसे पहले हम हमारा जो ब्रेन कैसे स्टिमुलेट करता है ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रिएट करता है। और वो किसको एक्टिवेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रिएट करता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रिएट करेगा। जो किसको स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, T3 T4। ऐसे जो T4 है वो ज़्यादा नंबर में होता है, मतलब 90% T4 होता है और सिर्फ 9 से 10% T3 होता है। लेकिन अब जब फंक्शन में देखें तो T3 का ज़्यादा फंक्शन होता है एज कंपेरिजन टू T4, ठीक है। तो जब T4 ये फॉर्मेशन होगा तो इसका क्या फंक्शन होगा, तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ा देता है, BMR को बढ़ा देता है, इंक्रीज कैटेकोलामाइन इफेक्ट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर से स्टडी, ठीक है। अब हम थोड़ा डीप जाते हैं, जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है, 1 मिनट। जैसा कि ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियस होता है उस कौन सा न्यूक्लियस मेनली ये रिलीज करता है, तब पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। याद रखिएगा कौन सा, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करेगा, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के कहाँ से, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रिलीज करता है क्या, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट। वहाँ पर क्या होते हैं, थायरोट्रोप्स होते हैं, वो ऐसा सेल जो क्या किसको एक्टिवेट करे, थायराइड ग्लैंड को। थायरोट्रोप्स मतलब क्या होता है, थायराइड को एक्टिवेट करने वाला सेल, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो थायरोट्रोप्स है वो क्या को रिलीज करेगा, THS को रिलीज करेगा। अब ये THS क्या करेगा, ये बाइंड कर देगा किससे, तो रिसेप्टर आउटसाइड द सेल। जैसा कि पता है ये जो THS है ना वो डायरेक्ट अंदर नहीं चला जाता है, ये एक रिसेप्टर होता है थायराइड ग्लैंड में, वो उससे जाके बाइंड कर जाता है। सेल के ऊपर ही एक रिसेप्टर होता है जिससे THS आके क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है, ठीक है। बाइंड होने के बाद ये GS को एक्टिवेट करता है, किसको, GS को एक्टिवेट करता है। अब GS का क्या काम है, नहीं GS एक्टिवेट करता है। GS किसको एक्टिवेट करता है, तो GS एक्टिवेट करता है एडिनाइलेज साइक्लेज को। एडिनाइलेज साइक्लेज फिर से याद कीजिए, GS किसको एक्टिवेट करता है, एडिनाइलेज साइक्लेज, ठीक है। कैसे, तो ATP को वो क्या करेगा, ATP को वो क्या करेगा, साइक्लिक AMP में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हाइपोथैलेमस का पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रोप्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। अब वो जाके क्या करता है, ये फॉलिकल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उससे जाके वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करेगा,
GS से बाइंड करेगा, फिर वो क्या करेगा, ATP को CAMP में बदल देगा, साइक्लिक AMP। ATP का क्या फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये CAMP का क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये अब क्या हो गया, एडिनाइलेज साइक्लेज बन गया। अब ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक मिनट लिखते हुए जाती हूँ तो इजी होगा। अब GS किसको एक्टिवेट किया, तो ये एक्टिवेट कर दिया एडिनाइलेज साइक्लेज को। एडिनाइलेज साइक्लेज किसको एक्टिवेट करता है, PKA को। अब PKA क्या है, तो प्रोटीन काइनेज A, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, थायराइड के फॉलिकल के न्यूक्लियस में चला जाएगा। वहाँ पर वो क्या करेगा, पुश करेगा किसको, तो फॉस्फेट को, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन हो गया न्यूक्लियस में, तो क्या हो करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और यूनिक टाइप ऑफ जीन को क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और फिर क्या करेगा, mRNA को फॉर्मेशन करेगा। कैसे, तो ट्रांसलेशन के थ्रू। अब ये mRNA कहाँ चला जाएगा, तो ये mRNA चला जाएगा RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चला गया तो ये रिलीज करेगा कि, और उसको पैक किया जाएगा गोल्जी बॉडीज़ के बॉडी में। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, वेसिकल के फॉर्म में क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, ल्यूमेन में भेज देगा। ठीक है, अभी हम जब उसका फॉर्मेशन देखेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या हुआ। यहाँ तक आपने समझ लिया कि थायराइड सिस्टम का क्या काम है। ठीक है, हमारा ब्रेन का क्या काम है। अब चलते हैं हार्मोन के फॉर्मेशन में। फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस का कौन सा, पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से क्या TRH रिलीज होता है। TRH का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो पिट्यूटरी के थायरोट्रोप्स को एक्टिवेट करेगा, वो क्या रिलीज करेगा, TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड ग्लैंड में जाके क्या करता है, तो T3 T4 और कैल्किटोनिन का रिलीज करवाता है। और जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा और फिर वो रोक देगा। चलिए आते हैं अब सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें पता है वो क्या पता है कि हमें इसके लिए क्या चाहिए, आयोडाइड चाहिए। ठीक है, तो ये आयोडाइड आता कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे डाइट से क्या करता है, आयोडाइड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कौन सा आयोडाइड, तो इनऑर्गेनिक आयोडाइड जो H- फॉर्म में रहता है। तो क्या जो ये ऑब्जर्व करता है सारा यूज हो जाता है, नहीं। जो ये ऑब्जर्व करता है उसका 20% क्या होता है, सिर्फ यूज किया जाता है थायराइड टिश्यू के द्वारा। बाकी जो 80% होता है वो कहाँ चला जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है यूरिन में। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि आयोडाइड आया कहाँ से। अब चलिए आते हैं देखते हैं। अब ये जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड में चला गया, ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगा, तो ये फॉलिकल में जाएगा। जैसा कि पता है फॉर्मेशन ऑफ ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ होता है, फॉलिकल में होता है। तो ये क्या ऐसे ही चला जाएगा, नहीं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। ठीक है, और कैसे जाता है, तो जैसा कि पता है कोई भी निगेटिव चीज़ को ले जाने में हमें क्या करना पड़ता है, उसे पुश करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक या केमिकल और ये ग्रेडियंट के। मतलब ये निगेटिव है तो डायरेक्ट निगेटिव अंदर चला नहीं जाएगा, उसको हम पुश करेंगे। तो किसके अगेंस्ट, तो इलेक्ट्रिक और केमिकल ग्रेडियंट के। तो इसी पुश को हम क्या कहते हैं, वो तो पैसिव में होगा नहीं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, ये डायरेक्ट चला जाएगा नहीं, इसका एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको सिम्पोटर भी कहते हैं। किसका, तो सोडियम या आयोडाइड सिम्पोटर कहते हैं। वो क्या करता है ना कि वो आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और एक और बात, ये सब होता कहाँ है, तो बेसल मेम्ब्रेन में होता है, फॉलिकल के बेसल मेम्ब्रेन में। ठीक है, आयोडीन ट्रैप हो जाता है कैसे, आयोडीन पंप के द्वारा। ठीक है, अब ये इंटर करेगा कैसे, तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर के द्वारा। और कौन से ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इंटर कर गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, आशा इतना समझ में आ गया होगा। फिर से समझा देती हूँ अगर नहीं आया तो। कैसे इंटर करता है, तो
सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिल के जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, पिक्चर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्या कर रहा है, आयोडाइड सोडियम दोनों एक दूसरे से साथ मिलके अंदर जा रहा है, किसके द्वारा, तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर के द्वारा। अब ये अंदर आ गया फॉलिकल के अंदर। तो अब फॉलिकल के अंदर होता क्या है, तो ये भी एक अलग प्रोसेस है। अब फॉलिकल सेल में आ जाने के बाद अब ये क्या करेगा आयोडीन, तो पहले फॉलिकल सेल के अंदर, ये फॉलिकल सेल के अंदर आ गया आयोडाइड। अब यह क्या करेगा, थायरोग्लोबुलिन्स के साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर अटैच हो गया, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन के बारे में तो आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था, ये कहाँ पे रहता है, तो गोल्जी के वेसिकल्स में ये पैक रहता है। उसके बाद ये एक्सोसाइटोसिस से चला जाएगा फॉलिकल कोलाइड में, ठीक है। तो ये फॉलिकल कोलाइड में एक्सोसाइटोसिस से जाएगा, नहीं तो एक और चीज़ से जाएगा, क्या से, तो एक पेंड्रिन, क्या होता है, पेंड्रिन एक मेम्ब्रेन होता है, रिसेप्टर होता है, जिसके थ्रू ये चला जाता है फॉलिकल कॉलिडल या ल्यूमेन में कह सकते हैं। फॉर्मेशन में कहाँ पे होता है, तो फॉलिकल के ल्यूमेन में बीच में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब ये ल्यूमेन में पहुंच गया एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर क्या करेगा, यहाँ पर इसको एक मिलेगा हार्मोन ने एंजाइम, उस एंजाइम का क्या नाम है, पर ऑक्सीडेज। क्या नाम है, पर ऑक्सीडेज, ठीक है। जैसे कि ये थायराइड में है तो थायराइड पर ऑक्सीडेज भी कह सकते हैं। अब ये पर ऑक्सीडेज का क्या काम है, तो ये क्या करेगा, आयोडाइड को क्या में कन्वर्ट करेगा, आयोडीन में। तो इसी को क्या कहते हैं, आयोनिडेशन, ठीक है, सॉरी इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये आयोडाइड से आयोडीन में ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो गया, किसके द्वारा, तो परऑक्सीडेज के द्वारा, ठीक है। अब इसका आयोडीनेशन होगा, ये भी कौन करता है, तो थायराइड परऑक्सीडेज करता है। आयोडीनाइजेशन में क्या होता है, तो ये DIT और MIT का फॉर्मेशन होता है। अब ये DIT और MIT होता क्या है, तो डाई आइडो थायरोसिन, मोनो आइडो थायरोसिन। देखिए ये पिक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो गया, तो इसमें होता क्या है, तो देखिए अगर रहेगा MIT, मोनो आइडो थायरोसिन, मतलब थायरोसिन प्लस एक आयोडीन। अगर DID रहेगा तो थायरोसिन प्लस 2 आयोडीन, और थायरोग्लोबुलिन तो रहता ही है, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन से अटैच ही होकर सारा काम करता है। तो ये समझ में आ गया, थायरोसिन, अगर MIT रहेगा तो थायरोसिन, थायरोग्लोबिन और एक आयोडीन। अगर T4 रहेगा, थायरोग्लोबिन, थायरोसिन और 2 आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ तक ये फॉर्मेशन हो गया किसका, तो MIT का, DIT का। अब क्या होगा, कंजुगेशन होगा। पहले क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, फिर आयोडीनाइजेशन हुआ, अब क्या हुआ, कंजुगेशन, या इसको कपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कपलिंग में ये क्या करेगा, तो ये बनेगा, जैसे कि अगर 2 MIT और प्लस DIT, ठीक है, मिला तो क्या बनेगा, 4 T4 बन जाएगा, ठीक है। अगर MIT प्लस DIT मिला तो क्या बन जाएगा, T3, या 2 DIT प्लस DIT मिला तो क्या बन जाएगा, T4, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्या होगा, कंजुगेटेड फॉर्म में होगा, थायरोग्लोबिन से ये कंजुगेटेड होगा, ठीक है। अब जब THS एक्टिवेट होगा तो उसके बाद ये क्या होगा, ये THS एक्टिवेट होगा तो ये क्या होगा, इंडोसाइटोसिस से फिर से चला जाएगा फॉलिकल सेल में, ठीक है। फॉलिकल सेल में क्या प्रेजेंट है, तो लाइजोजाइम प्रेजेंट है। लाइजोजाइम क्या होता है, ये प्रोटियोलाइसिस करता है, क्या प्रेजेंट है, लाइजोजाइम, ठीक है। अब ये लाइजोजाइम क्या करेगा, तो इसका प्रोटियोलाइसिस कर देगा, इसको T3 T4 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये T3 T4 फिर से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। ब्लड में भी क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है। अब ये T3 T4 ब्लड के थायरोग्लोबुलिन में जाके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर से एक बार समझाती हूँ, ठीक है। और एक और बात, ये आप सोचे होंगे कि फॉलिकल कोलाइड क्या होता है,
तो जैसे कि फोलिकल्स आपको पता है, उसमें एक हॉल बीच में क्या चारों तरफ क्या होता है, क्यूबाइडल इपिथेलियम होता है और बीच में एक ल्यूमेन टाइप का बनाता है। उस ल्यूमेन में क्या होता है, या हॉलो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, स्टिकी कोलाइड होता है जो बाद में थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक बार फिर से समझाती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, ये क्या है हमारा, ये फॉलिकल सेल है, इसको क्या कहेंगे, तो बेसल मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एपिकल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, आयोडीन ऑब्जर्व किया गया एसआई के द्वारा फिर वो ब्लड में आया आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड ब्लड में आया, फिर वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्या था, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर से वो कहाँ चला गया, हमारा चला गया अंदर में, कहाँ पे, तो फॉलिकल सेल में चला गया। यहाँ तक तो समझने में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो फॉलिकल सेल में चला गया, उसके बाद वो आया किधर, पेंड्रिन या एपिकल मेम्ब्रेन में, एपिकल मेम्ब्रेन में आया, उसके बाद वो एक्सोसाइटोसिस से चला गया ल्यूमेन में। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ल्यूमेन में चला गया। अब ल्यूमेन में क्या होता है, तो परऑक्सीडेज होता है, जैसा कि आपको पता है। तो इसका क्या काम रहेगा, ये आयोडाइड को आयोडीन में बदलेगा, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। या इसका क्या काम है, इसका 3 काम होता है। पहला तो आयोडाइड को आयोडीन में बदलना, दूसरा ये क्या करेगा, आयोडीन को फ्यूज करेगा किसके साथ, तो थायरोसिन के साथ। ठीक है, अब इसका तीसरा काम क्या होता है, किसका, तो थायराइड परऑक्सीडेज का कपलिंग रिएक्शन करना। ठीक है, तो मेन एंजाइम या इसमें क्या होता है, इसमें मेन एंजाइम होता है परऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ये जो आयोडीन है वो मूव करेगा, जब यहाँ पर से आयोडीन अंदर आया तो अब ये किधर मूव करेगा, ल्यूमेन साइड में। ल्यूमेन साइड में क्या होता है, एंजाइम होता है, आपको पहला बताया था कौन सा, थायराइड परऑक्सीडेज, जो कन्वर्ट करता है आयोडाइड को आयोडीन में। यहाँ तक तो आपको बता दिया। अब जो ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है, कौन आएगा, THS इसको एक्टिवेट करेगा और ये एक अलग तरह का mRNA सिक्रिएट करता है। अब mRNA में क्या होता है, यूनिक टाइप ऑफ थायरोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, चेन ऑफ ये अमीनो एसिड ऑफ थायरोसिन। एक बार ये सिंथेसिस होगा तो उसके बाद ये कहाँ चल जाएगा, रफ ER में चला जाएगा। रफ ER में ये जाके क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएगा। उसके बाद वो किस में पैक हो जाएगा, तो वो उसके बाद वो पैक हो जाएगा गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी उसको पैक करके फिर क्या करेगा, वेसिकल को उसको बाहर निकालेगा, कहाँ पे, तो ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, तो ल्यूमेन की तरफ रिलीज किया तो वहाँ पर आयोडीन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिफाइड हो जाएगा, किससे बाइंड करके, थायरोसिन के साथ बाइंड करके, पहले ही बता दिया था। उसके बाद वो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस में फिर MIT और DIT में उसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। वहाँ पर फिर कपलिंग रिएक्शन करेगा और T3 T4 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जब ये कपलिंग हो गया तो कपलिंग होने के बाद क्या होता है उसका, वो वापस से फॉलिकल सेल में आना चाहता है। ठीक है, तो फॉलिकल सेल में आ जाएगा एंडोसाइटोसिस के द्वारा। अब अंदर आ जाएगा तो अंदर में क्या है, लाइजोजाइम है, जो इसका प्रोटियोलाइसिस करवा देगा और फिर T3 T4 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अगर हम इसका स्टेप वाइज देखें तो कितने स्टेप होते हैं, तो मेनली 3 स्टेप होता है। ठीक है, जो पहला स्टेप है उसमें क्या होगा, तो TRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। दूसरा स्टेप में क्या होगा, TSH रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, THS किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल सेल को। फॉलिकल सेल में जो थायरोग्लोबुलिन आता है वो कहाँ से आता है, तो हमारा जो लीवर है वो सिंथेसिस करता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन, जो वो ब्लड में भेजता है। ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब चौथा स्टेप में क्या होगा, आयोडीन का ट्रैपिंग होगा, आयोडीन को ट्रैप कर लिए। ठीक है, पांचवा स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, पांचवा स्टेप में ऑक्सीडेशन हो गया। अब छठा स्टेप में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन क्या हो, आयोनाइजेशन होगा, मतलब आयोडीन किससे ऐड करेगा, थायरोसिन से ऐड करेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन हो गया। अब छठा स्टेप में आयोनाइजेशन हो गया तो सातवां स्टेप में क्या होगा, तो सातवां में कपलिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन हो गया तो अब आठवां स्टेप में क्या होगा, तो आठवां स्टेप में फिर से इंडोसाइटोसिस होगा।
ठीक है, इंडोसाइटोसिस हो गया। तो 9वां स्टेप में क्या होगा, तो लाइजोजाइम क्या करेगा, उसको क्लीव करेगा T3 T4 में। ठीक है, तो ये भी हो गया 9वां स्टेप में। तो 10वां स्टेप में क्या होगा, तो 10वां स्टेप में क्या, ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये प्लाज्मा में। अब पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।